गार्गी शर्मा है और मैं इंदिरा IVF लखनऊ सेंटर में फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे कि यदि आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी कपल के मन में आता है कि जब इस समय कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भारत में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो क्या प्रेगनेंसी प्लान करना सेफ रहेगा। तो इस बारे में अभी तक मिली जानकारी से जो इस वायरस के बारे में हमारे पास जानकारी है और प्रेग्नेंट महिलाओं में इसके असर पर, उससे हमें यही पता चलता है कि ये वायरस अधिकतर मरीजों में नॉर्मल फ्लू की तरह प्रेजेंट करता है, यानी हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, और ये अपने आप ही बिना हॉस्पिटल में भर्ती हुए भी ज़्यादातर मरीजों में ठीक हो जाता है। ऐसा अभी तक कोई प्रमाण नहीं है कि गर्भवती महिलाओं में ये वायरस ज़्यादा घातक हो या इससे प्रेगनेंसी में एबॉर्शन या मिसकैरेज की दरें बढ़ जाती हों, बच्चों में कोई बनावटी खराबी होती हो या माँ से गर्भ में पल रहे बच्चे में ये वायरस ट्रांसमिट होता हो। अब क्योंकि इस वायरस के लिए अभी तक कोई पुख्ता दवाई या कोई वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए सभी के लिए ये ज़रूरी है कि वो इससे अपना बचाव करें। बचाव के लिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, यानी दो लोग अपने बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने हाथों को अच्छे से साबुन या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। अपने हाथों को बार बार आँख, नाक या मुंह पर ना लगाएं और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही आप अपने घरों से बाहर निकलें। इसी के साथ यदि आपको बुखार या खांसी या सांस लेने में दिक्कत, कोई भी ऐसी तकलीफ होती हो तो आप सबसे पहले तो खुद को अपने घर के बाकी सदस्यों से आइसोलेट करें। अपने जो भी आपके आसपास हॉस्पिटल है वहाँ इस बारे में सूचना दें और अपना टेस्ट कराएं और अपना ध्यान रखें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई मेडिकल इलनेस नहीं है तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि प्रेगनेंसी प्लान करने से 1 महीने पहले से आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लें। फॉलिक एसिड की 5 मिलीग्राम की दवाई कई तरह के ब्रांड्स में अवेलेबल है मार्केट में। इसे इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि यदि आप जब कंसीव करती हैं और तब आपके शरीर में फॉलिक एसिड की मात्रा कम होती है, आपको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है, तो गर्भ में पल रहे बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में फोड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा आगे चलकर मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग हो सकता है। तो इस चीज़ के रिस्क को कम करने में फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेने से बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़, आप अच्छा पौष्टिक खाना खाएं। पौष्टिक खाने का मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा खाएं, आप संतुलित आहार लें, यानी कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर और थोड़ा अमाउंट ऑफ फैट भी रहे, लेकिन संतुलित मात्रा में रहे। प्रोटीन के लिए आप अंकुरित चने, दूध, दही, पनीर, दालें ये सब लें, और फाइबर के लिए हरी सब्जियां और फल और सलाद लें। घर में बना साफ़ सुथरा खाना ही खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। दूसरी चीज़, किसी भी तरह का कोई नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें, और यदि आप पहले से एक्सरसाइज नहीं करते थे तो अभी भी आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपना वज़न घटाएं, क्योंकि अधिक वज़न होने से एक तो कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है, और दूसरी चीज़ प्रेगनेंसी में भी कई तरह की परेशानियां जैसे डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो अगर आप पहले ही वज़न कम करके कंसीव करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको कंसीव करने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब कई लोगों को थायराइड की समस्या होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म यदि आपको है और आप कोई थायराइड सप्लीमेंट लेते हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपना TSH लेवल चेक करें। यदि वह नॉर्मल है तो अपना थायराइड सप्लीमेंट लेते रहें और प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। पर यदि आपका TSH ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना थायराइड सप्लीमेंट की डोज एडजस्ट करें और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। ऐसे ही कुछ मरीज़ों को डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, जैसे कि उनका ब्लड शुगर लेवल्स अगर ज़्यादा है और वो उसके लिए कोई दवाइयाँ लेते हैं,
तो वो अपने शुगर लेवल्स और HbA1c लेवल प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले चेक कराएं, क्योंकि इनका नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर आपके खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है जब आप बच्चा कंसीव करते हैं, तो उससे बच्चों में बनावटी खराबियां आ सकती हैं। यदि आप कोई दवाइयाँ लेते हैं प्रेगनेंसी के डायबिटीज़ के लिए, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि वो दवाइयाँ प्रेगनेंसी में सेफ रहेंगी या आपको इंसुलिन पर स्विच करने की ज़रूरत होगी। इसी प्रकार हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन में दी जाने वाली कुछ दवाइयाँ भी बच्चों के किडनीज पर असर कर सकती हैं। इसलिए आप कंसिडर, यदि किसी को हाइपरटेंशन है तो वो भी अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें कि कहीं उन्हें दवाइयाँ बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। किसी किसी कपल को असिस्टेड रिप्रोडक्शन की ज़रूरत हो सकती है, तो उसके लिए वो अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर अपना ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के मरीज ये ध्यान रखें कि जब भी उनका IUI या एम्ब्रायो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर हो, तो उसके बाद उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अपने डॉक्टर की बताई गई सभी दवाइयों को टाइम से लें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अपने दिमाग में इस बात की टेंशन ना लें कि अब आगे क्या होगा, उन्हें प्रेगनेंसी लगेगी या नहीं लगेगी, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, या कोई भी नेगेटिव ख्याल अपने दिमाग में ना लाएं। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अच्छी किताबें पढ़िए और इस बात से अपना ध्यान हटाएं कि आगे रिजल्ट क्या होगा। दूसरी चीज़, खाना अच्छा खाएं, अपने घर में बना पौष्टिक आहार खाएं, फाइबरस डाइट लें, खूब सारे फल हरी सब्जियां लें ताकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन ना हो। ऐसे मरीजों में ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन देखा गया है। इसके लिए वो पानी ज़्यादा लें, दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिएं और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने में कोई बुराई नहीं है, वो कंटिन्यू रख सकते हैं, जैसे कि वॉक पे जाना, मेडिटेशन करना, घर पर भी बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज करना, टहलना, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका क्योंकि IVF हुआ है तो इसीलिए आप अब सिर्फ बेड पर ही लेटे रहेंगे जब तक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं आ जाता। ये उल्टा और हानिकारक है माँ के लिए। दूसरी चीज़, जब आपको बुलाया गया है 14 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, तब आप ज़रूर जाएं। बार बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी से ही ना करें, बताए गए दिन पर ही टेस्ट करें। और यदि उससे पहले आपको कोई समस्या होती है, जैसे कि पेट में दर्द होना या ब्लीडिंग होना, तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, इसके लिए पैनिक ना करें। दूसरी चीज़, इस टाइम पर जब लॉकडाउन भी हट गया है, तो आप ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और टेलीमेडिसिन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपने डॉक्टर से फ़ोन पर संपर्क करें और ज़रूरत पड़ने पर ही हॉस्पिटल जाएं और हॉस्पिटल प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर जाएं ताकि वहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, और यदि आपके मन में कोई और सवाल हैं जो आप पूछना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।